नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का अगला टॉपिक करेंगे भाई, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, जो एस्टेट का भी होने वाला है ना भाई, सैटरडे संडे को, ये उनके लिए बनाई है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आता है एस्टेट में। वैसे तो सभी जगह आता है। तो आज हम करेंगे भाई पियाजे का, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो भाई, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा पहले देखेंगे। ये इन्होंने बाल विकास के ऊपर कार्य किया है और 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं थे और इन्होंने क्या किया भाई, अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके और ये जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो 3 बच्चे थे इनके और उन तीनों के ऊपर 12 साल तक इन्होंने एग्जामिन किया उनको, उनकी क्रियाओं को, और फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका नाम है भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक भी आप कह सकते हो इसको, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो भाई, संज्ञान क्या होता है पहले भी बता चुके हैं। ज्ञान आप कह सकते हो, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, मनोविज्ञान में संज्ञान बोलते हैं। या वैसे हम कहें तो संपूर्ण जानकारी किसी चीज की, यानी कि ज्ञान का जो सर्वोच्च बिंदु है वो होता है संज्ञान। पूछा था किसी ने ये कि संज्ञान क्या है भाई, संज्ञान आप कहोगे भाई ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु। यानी कि किसी विषय में संपूर्ण जानकारी जो होगी वो क्या है, संज्ञान है भाई। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और संज्ञानात्मक यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा विश्लेषण और विश्लेषित करके ये बातें बताई गई हैं। अब देखो भाई, जीन पियाजे, ये लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कई बार। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, लिख लो ये 1-2 बातें इनके बारे में। देखो भाई, अब हम देखते हैं भाई इसके अन्य नाम देखते हैं। देखो ये लिख लेना आप लोग, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और बातें तो सारी लिखवाएंगे। अब देखो भाई, इसके 1-2 नाम और हैं। इनको 1-2 नामों से इस सिद्धांत को और जाना जाता है भाई, वो दूसरे नाम लिख लीजिए इसके। जैसे विकासात्मक सिद्धांत भी कह देते हैं इसको, विकासात्मक सिद्धांत। देखो, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अवस्थाएं है ना भाई, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, उनको भी करवाएंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं, वो कल करेंगे। विकासात्मक सिद्धांत आप कह सकते हो इसको, और एक दूसरा नाम है इसका अवस्था का सिद्धांत भी आप कह सकते हो। विकास की अवस्था का सिद्धांत, क्योंकि ये दूसरे नाम कई बार मिल जाते हैं और फिर आप विचलित हो जाते हो कि ये क्या आ गया। तो देखो, इसी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, या विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, या विकास की अवस्था का सिद्धांत भी आ सकता है, या अवस्था का सिद्धांत भी आ सकता है। ये तो है भाई इसके अन्य नाम। अब देखो भाई, इसमें क्या, इस सिद्धांत में है क्या, इसमें विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं भाई। बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने कि बच्चे का विकास 4 अवस्थाओं में होता है भाई। तो आप लिखो भाई, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं भाई। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। और कितनी बताई है भाई, 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले इन 4 अवस्थाओं का नाम लिखेंगे और फिर इनके अंदर क्या है वो देखेंगे भाई। सबसे पहले जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है भाई संवेदनागामक, संवेदनागामक अवस्था। संवेदनागामक अवस्था बताई है भाई पहली। और इसका जो समय बता दिया वो बता दिया भाई, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसमें कौन सी अवस्था होती है, संवेदनागामक अवस्था। और इसी का एक दूसरा नाम है भाई संवेदी पेशीय अवस्था।
लिखेंगे इसको अलग अलग, पहले चारों अवस्थाओं के नाम लिखो, फिर इसको अलग से विश्लेषित करेंगे, तब बताएंगे इसके अन्य नाम भी और इसकी विशेषताएं। दूसरी देखो भाई, दूसरी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या बताया है इन्होंने, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसका समय बता दिया भाई इन्होंने 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था लिखिए भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो कौन सा है भाई, वो है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी बताई है भाई इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी आप उसको कह सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका समय कितना बताया है भाई, इसका समय बताया 11 से 15 वर्ष। 11 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में हम कौन सी अवस्था देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं भाई। कौन कौन सी, संवेदना गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। अब हम देखेंगे भी एक एक की कि संवेदना गामक अवस्था कौन सी होती है और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट में और एचटेट की कोई परीक्षा ऐसी नहीं गई है जिसमें ये प्रश्न न पूछा गया हो गई। यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और लिखो भाई, संज्ञानात्मक विकास के 2 भेद के 2 भागों में बांटा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को भी। तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे कि संज्ञानात्मक, ये अवस्थाएं तो 4 बताई हैं, और यहां लिख लो भाई संज्ञानात्मक विकास को संज्ञानात्मक विकास को 2 भागों में बांटा भाई। एक तो क्या बांटा, संगठन, और एक किस में बांटा भाई, अनुकूलन। इन 2 भागों में बांटा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को। अब संगठन क्या है और अनुकूलन क्या है, ये आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा। तो देखिए भाई, संगठन क्या है, प्रत्यक्षीकरण, जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, और उसका ज्ञान जो आपको होता है, बौद्धिक ज्ञान, आपकी बुद्धि से जो आप अनुमान लगाते हो, जो आंकड़े इकट्ठे करते हो, उसको तो बोलते हैं भाई संगठन। और अनुकूलन होता है भाई नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान में जो आपके अंदर जो पूर्व ज्ञान है और नवीन ज्ञान जो आप प्राप्त करोगे, उसमें जो संबंध या सामंजस्य स्थापित कर लेते हो, उसको बोलते हैं अनुकूलन। यानी कि उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयत्न करते हो, नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को, तो वो होता है अनुकूलन। फिर लिखेंगे अलग अलग इसके बारे में भी। अब देखो, इसके अनुकूलन के फिर से 2 भाग किए भाई इन्होंने। कौन कौन से किए, एक तो किया भाई आत्म सात्कीकरण। आत्म सात्कीकरण क्या होता है भाई, आत्मसात करना किसी चीज को, और एक है भाई विशिष्टीकरण। दूसरा जो इसका अनुकूलन का है भाई ये विशिष्टीकरण। अब देखो भाई, इसको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा।
आप देखो ये अनुकूलन के भेद है भाई, यहाँ मत विचलित होना, इसमें अलग से लिखना इनको। अब हम देखते हैं भाई कि ये अनुकूलन, ये जो आत्म सात्विकीकरण और ये विशिष्टीकरण है, ये क्या है। जो दो भेद कर दिए इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास के दो भेद किए भाई, संगठन और दूसरा क्या किया, अनुकूलन। और फिर अनुकूलन के फिर से दो भाग किए, आत्म सात्विकीकरण और विशिष्टीकरण। अब देखते हैं भाई पहले तो लिखो भाई संगठन क्या है, इन तीनों की परिभाषा लिखेंगे पहले। संगठन क्या है भाई, प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े या जानकारी। तो संगठन क्या है भाई, प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, लिख सकते हो आप। प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाएं, इंक डालो जी, सूचनाएं प्राप्त करना, ये तो है भाई संगठन। अब लिखेंगे अनुकूलन क्या है। अब लिखेंगे अनुकूलन। अनुकूलन में लिखेंगे हम पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य या नवीन ज्ञान में संबंध बनाना, लिखो आप। संबंध बनाना, संतुलन बनाना, एक ही बात है भाई। ये क्या है भाई, अनुकूलन है। अब अनुकूलन के दो फिर से जो भाग किए गए उनके देखो भाई, अनुकूलन का एक तो भाग किया क्या, आत्म सात्विकीकरण। अब आत्म सात्विकीकरण क्या है भाई, सात्करण है भैया, सात्विकीकरण है भैया। आत्म सात्विकीकरण क्या है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को आत्मसात करना। जो आपको ज्ञान मिल गया उसको अपने अंदर समाहित करना, आत्मसात करना, वो आप होता भी आत्म सात्विकीकरण। यानी कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना, कोई ज्ञान जानकारी आपको नहीं प्राप्त हुई और उसने उसको आत्मसात कर लिया, तो वो क्या है, आत्म सात्विकीकरण, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, ज्ञान को आत्मसात करना। और दूसरा जो अनुकूलन का भाग किया गया है, विशिष्टीकरण। अब देखो विशिष्ट क्या होता है भाई, विशिष्टीकरण क्या है, विशिष्ट क्या होता है, विशिष्टीकरण। अब देखो विशिष्टीकरण क्या है, विशिष्ट होता भी आप सबको पता है, ज्ञान है आपके पास और आप उस ज्ञान से संबंधित और कहीं से उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है और वो विशेष ज्ञान आपके लिए एक विशिष्ट ज्ञान का काम करता है, यानी कि विशिष्ट हो जाता है वो आपके लिए, आप पारंगत हो जाते हो उस एक विषय में या ज्ञान में। तो विशिष्टीकरण का मतलब अभी नवीन ज्ञान का विस्तार करना, लिखो आप, नवीन ज्ञान का विस्तार करना। जो आपको ज्ञान मिला है उसमें बढ़ोतरी करना ही क्या है, विशिष्टीकरण है भाई। ये देखो कई बार प्रश्न देखा है भाई, आत्म सात्विकीकरण क्या है, और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर एक छांटना होता है। तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब देख लेना 1-2 दिन बाद आपकी जो परीक्षा है उसमें भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। अब देखो भाई, हम विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे जी ने, उनके बारे में देखते हैं कि आखिर वो क्या है, एक एक करके लिखो इनको। देखो भाई, अब हम करते हैं अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने बताई है। पहली अवस्था कौन सी बताई है भाई, संवेदना गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, उसके बारे में देखते हैं। विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था कौन सी बताई है, संवेदना
गामक अवस्था। अब देखो यदि आपने हमारी सारी क्लासेस देखी हैं साइकोलॉजी की, तो एक क्लास आई थी वहां अधिगम करवा रहे थे हम, वहां भी संवेदना बताई थी कि संवेदना क्या होती है। देखिए संवेदना क्या है, संवेदना होती है भाई जो इंद्रियां होती है ना, हमारी इंद्रियां, कोई भी मार्कर नहीं चल रहा, जो इंद्रियां होती है ना हमारी, उन इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होती है भी संवेदना, उसको हम संवेदना कहेंगे भाई। और इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को दूसरा नाम या ऐसे लिखो आप, संवेदी पेशीय अवस्था, ये भी इसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। अब देखो भाई संवेदना, गामक क्या होता है भाई, संवेदना तो आपको पता चल गया क्या, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो क्या होती है संवेदना। गामक क्या है भाई, गामक होती है शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाओं को गामक क्रियाएं कहते हैं। क्योंकि सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये अलग से करवाई थी ना मैंने, उस समय भी बताया था कि बच्चा हाथ में चिमटा, गर्म चिमटे को पकड़ लेता है, तो कौन सी क्रिया की उसने, गामक, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, वो सिर्फ शरीर से क्रिया करता है, छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ गामक क्रियाएं जानता है। तो लिखेंगे इसके बारे में हम, इसका समय लिखेंगे। अब इनकी पहले विशेषताएं लिखेंगे भाई कि इसमें क्या क्या है। एक तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या है भाई, इसका समय देखिए, समय क्या है इसका, जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि ये जो अवस्था होगी वो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे में मिलेगी भाई। दूसरी हम क्या करेंगे भाई, दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि इंद्रियों, ये जो क्रिया है इसको हम कहेंगे भाई संवेदी, संवेदना और संवेदी, देखो लिख लो, ये भी इंद्रियों के द्वारा देखो भाई समय तो इसका क्या है, जन्म से 2 वर्ष। अब देखो संवेदना तो क्या होती है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा फिर आपके कंफ्यूजन रहेगा, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। अब देखो हमारी इंद्रियां होती है भाई 5, नाक, कान, आंख, त्वचा और जीवा, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है ना भाई वो 10 संवेदना, उसको बोलेंगे हम संवेदना। संवेदना उत्पन्न करता है वो हमारे अंदर इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान द्वारा। अब देखो संवेदी क्या होता है भाई, संवेदी होता है समझ विकसित करना। जैसे देखो ये इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे, संवेदना। और फिर संवेदना होगी तो फिर क्या है, संवेदी क्या है, समझ विकसित होगी हमारे अंदर। यदि इंद्रियों ने हमें, इंद्रियों का मतलब है जैसे हमने गर्म चीज खाई, कोई जीवा ने बताया कि गर्म है, या मिर्ची जैसे खाई तो पता चला मीठी है या तीखी है, तो वो क्या, वो ज्ञान में हमारे समझ में वृद्धि होगी ना, फिर आगे तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो संवेदी इसको हम क्या कहेंगे कि समझ विकसित करना। इन इंद्रियों के द्वारा प्रारंभ में हम इंद्रियों के द्वारा अपनी समझ विकसित करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो, तो समझ विकसित करना। अब देखो भाई हम देखेंगे इसमें, और गामक क्या होता है अभी देखो, संवेदना होगा, गामक, गामक का मतलब होता है भाई शारीरिक क्रियाएं, शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो कौन सी है भाई, शारीरिक क्रियाएं, गामक क्रियाएं। अब देखो ये आसानी से आपको समझ में आएगा कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान यानी कि संवेदना के द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं वो कौन सी होती है, वो अवस्था संवेदना गामक अवस्था होती है भाई। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें देखो जैसे शारीरिक क्रियाएं कैसे, जैसे देखो पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना क्या भाई शारीरिक क्रिया है। अब देखो सीटेट में एक बार प्रश्न पूछा गया, लिखना, लिखना कौन सी क्रिया, गामक क्रिया है भाई, शारीरिक क्रिया है लिखना। और फिर देखो कुछ भी लगा लो भाई, जैसे खेलना है वो भी शारीरिक क्रिया है। अब देखो भाई इसमें एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है भाई, स्कीमा,
देखो स्कीमा कई बार पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है और किसी पेपर में भी पूछा गया होगा। स्कीमा के बारे में कई बार पूछा जाता है। अब स्कीमा क्या है वो लिखो भाई यहाँ, क्योंकि देखो जो हम ये क्रियाएं करते हैं ना भाई, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, मस्तिष्क में जो हम समझ विकसित करते हैं, वो स्कीमा होता है भाई। अब इसको हम एक परिभाषित रूप में लिखेंगे कि शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं उनको कहते हैं स्कीमा। शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो समझ विकसित करती हैं वो क्या है भाई, स्कीमा कहेंगे। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न में। एक बार देखो ये प्रश्न पूछा गया कि छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वह मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और जिस माध्यम से ये क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस माध्यम से ये क्रियाएं की जाती हैं उसे स्कीमा कहते हैं भाई। ये प्रश्न देखो, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो कौन सी है भाई, संवेदी पेशीय अवस्था आएगा या फिर संवेदना गामक अवस्था। समय भी पूछ लिया जाता है कि संवेदी पेशीय अवस्था का समय कौन सा कितना है भाई, तो जन्म से 2 वर्ष तक का समय है। और देखो फिर इसमें आप ये स्कीमा भी पूछा गया है। अब देखो ये इस छोटे से एक 5-10 लाइन भी नहीं है, 2 ही लाइन लगाओ आप यदि पूरी हो तो, और वहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब दूसरा हम करेंगे भाई, अब देखो यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि एक बच्चा कमरे में सोया हुआ और जैसे ही हम लाइट जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बच्चा उठ जाता है, आंखें खोल लेता है। तो ये यही है भाई, प्रकाश के प्रति क्या सचेत हो जाता है। तो इसी में लिख लो, इसी की विशेषता है ये भी कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था, प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो अब गलत नहीं होंगे। अब आगे हम देखते हैं भाई, दूसरी जो बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने, उसमें चलते हैं भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखो भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, दूसरी जो अवस्था बताई है विकास की, वो बताई है भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो भाई इसका समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे में ये अवस्था होती है। तो समय भी आपको ये याद रखना है भाई, कितने वर्ष के से कितने वर्ष तक। और देखो अब इसमें क्या है, इसे क्या, इसका एक अन्य नाम है भी अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा काल भी कहते हैं इसी को, अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था। अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था क्यों कहा भाई, अंतः प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या होती है भाई, बुद्धि। अंतः यानी कि अंदर की, जो अंदर की जो बुद्धि है ना वो जागृत हो जाती है इस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष के बच्चे में। तो इसीलिए इसका नाम क्या, अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था भी कहते हैं, दूसरा नाम है ये इसका। अब इसकी विशेषताएं लिखो भाई, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करेगा, किस तरह के प्रश्न। इस अवस्था में बालक बाहर खेलना शुरू कर देता भाई, अपने आसपास के बच्चों से मिलना जुलना बोलना, यानी कि थोड़ी थोड़ी दोस्ती शुरू हो जाती है उसकी, बाहर फ्रेंडशिप सर्कल बना लेता है वो। तो यहाँ लिखो भाई आसपास के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है।
यानी कि अब वो घर से बाहर निकलने लगा है, पड़ोस तक थोड़ा सा बाहर निकला है, अभी अड़ोसी पड़ोसियों के जाने लगा है बच्चा इस अवस्था में आके। अब देखो दूसरी विशेषता कि इसलिए तो इसी को क्या, इस अवस्था का एक नाम दिया है जिन पियाजे ने, दी वर्क ऑफ चाइल्ड, यानी कि काम करने लग जाता है बच्चा। काम उसका काम क्या है, खेलना, वो खेलने लग जाता है। अब तक तो क्या था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तो पूरी तरह से माँ बाप के ऊपर डिपेंड था भाई, क्योंकि हर समय उसकी देख रेख करनी माँ बाप की जिम्मेवारी थी। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम उसको अकेला छोड़ सकते हैं, उसमें इतना ज्ञान हो चुका है, वो अपने बाहर आसपास खेल सकता है। तो इसमें हम इसको एक नाम दिया है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, दी वर्क ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा काम करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ये कहा है भाई जीन पियाजे ने। अगली विशेषता है कि इसमें बच्चों को संप्रत्यय का ज्ञान होने लग जाता है। इसमें बच्चे को संप्रत्यय का ज्ञान होने लग जाता है। यानी कि देखो इसमें वो अपने खिलौनों को पहचानने लग जाता है और अपने प्रिय खिलौना, एक खिलौने को अपना प्रिय खिलौना भी बना लेता है, वो किसी को नहीं देता फिर। या दूसरे, अगर कोई बच्चा, दूसरा बच्चा उसके खिलौने को उठाता है तो वो छीन लेता है। यानी कि इस तरह की समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। अब वो संप्रत्यय बनना, यानी कि संप्रत्यय यानी कि एक चित्र उसके मस्तिष्क में अपनी चीजों के जो उसके आसपास है थोड़ी सी चीजें, उनका चित्र बना लेता है, वो बनना प्रारंभ हो जाता है कि ये मेरी चीज है। अब देखो भाई आगे देखते हैं, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का, देखो यहां से ये सबसे ज्यादा आप महत्वपूर्ण मान के चलो, ये लाइन जो अभी लिखेंगे, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में आ चुकी है भाई। देखो इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का, शब्दों का और चित्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का, शब्दों का और चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। देखो हम यदि बच्चे को कोई फोटो दिखाएंगे, किसी की कोई चित्र दिखाएंगे, तो पहचान लेता है कि ये क्या है। ये ऐसी एक मस्तिष्क में उसके समझ विकसित हो जाती है 2 से 7 वर्ष के बच्चे में। और प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है भाई, प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि प्रतीक, देखो जैसे कुछ बड़ों को जो करते हुए देखते हैं ना बच्चे, उसी तरह से उसी रोल मॉडल में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी जैसे कोई अध्यापक है, घर में हम उसको पढ़ाते हैं तो वो उसके मन में भी जिज्ञासा होती है, वो अध्यापक बन जाता है कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और देखो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, सही गलत का अनुपात, अनुपात का सही ज्ञान नहीं होता इस उम्र में। पहले तो ये पॉइंट लिखो, फिर देखते हैं ये है क्या। सही अनुपात का अंतर स्पष्ट नहीं होता। या सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता। अब देखो कैसे बच्चे को सही अनुपात का ज्ञान इस उम्र में नहीं होता भाई। कैसे नहीं होता, जैसे देखो यदि हम कहीं भी बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे देखो ये रुई वाला उदाहरण कई बार पूछा गया है कि हमने बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे यहाँ क्योंकि रुई स्थान ज्यादा घेरती है तो यहाँ रुई रख दी और यहाँ कुछ लोहे का रख दिया, इससे भी ज्यादा वजन का या फिर बराबर वजन का रख दिया, जैसे ये है 1 kg और ये भी है भाई 1 kg। लेकिन यदि बच्चे से पूछा जाएगा कि कौन से में ज्यादा भार है या कौन सा बड़ा है, तो किसको बताएगा वो, इसको, क्योंकि उसको सही अनुपात का नहीं पता अभी। अभी सिर्फ जो ज्यादा स्थान घेरता है वो बड़ा है, जो कम जगह पे है वो छोटा है, इतना पता है उसको, सही अनुपात का पता
नहीं है। क्योंकि देखो एक बार कंचे का उदाहरण पूछा गया है सीटेट में कि 2 बीकर लिए गए थे और उसके अंदर कंचे डाल दिए गए, एक में तो बड़े बड़े कंचे डाले गए और एक में बिल्कुल बारीक बारीक। और फिर बच्चे से पूछा गया कि देखो ऐसे, वो फोटो भी बनी हुई थी उस पेपर में, जैसे ये है, यहाँ बड़े बड़े कंचे रख दिए और ये तो फुल भर गया भाई। अब दूसरा जो बीकर था उसमें बिल्कुल छोटे छोटे कंचे थे। और फिर पूछा गया कि कौन सी मतलब बच्चे ने जवाब दिया कि ये जो ये वाला है ना, है तो इसमें ज्यादा अगर गिनती करेंगे तो, लेकिन उसने क्या बताया कि इसमें ज्यादा है। तो ये कौन सी, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था थी विकास की? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी भाई। क्योंकि उसको सही अनुपात का नहीं पता था, ये नहीं पता था कि ये कम स्थान घेरते हैं तो ये ज्यादा आएंगे और ये ज्यादा स्थान घेरते हैं तो कम है, कम मात्रा में कम है, ये उनको नहीं पता था। यानी कि सही अनुपात का ज्ञान इस उम्र में नहीं होता, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। और उसका नाम क्या दिया है जीन पियाजे ने? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अतार्किक चिंतन करते हैं भाई। देखो अतार्किक, अतार्किक का यानी कि तर्क नहीं दे सकते किसी भी चीज को, अतार्किक चिंतन करते हैं। चिंतन तो करते हैं, सवाल जवाब तो करते हैं बहुत, लेकिन वो निरर्थक सवाल ज्यादा करते हैं क्योंकि चिंतन का स्तर उनका ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी ऐसे ही पूछते रहते हैं, अतार्किक चिंतन करते हैं। अब देखो भाई, इस अवस्था में अगली विशेषता हम लिखेंगे इसी की, इस अवस्था में बच्चा सही चित्र नहीं बना सकता। सही चित्र का मतलब ये है भाई, हम जो आप उनसे बनवाना चाहोगे ना, वो एज इट इज बना ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वो गलत सलत करेगा ऊपर नीचे। तो अगली जो विशेषता है वो है भाई कि इस अवस्था में बच्चा सही चित्र नहीं बना सकता। देखो ये ऐसे के ऐसे हर लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी अवस्था में बच्चा सही चित्र नहीं बना सकता, तो फिर आपको ये याद करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हर जो लाइन लिखवाई जा रही है वो पूछे जा चुके हैं। अगली देखो भाई, विलोमीयता का गुण पाया जाता है भाई। विलोम क्या होता है भाई? विलोमीयता का गुण यानी कि उल्टा। देखो आप बोलोगे बच्चे को, ये कहोगे ये करना है, इस चीज को तोड़ना नहीं है, तोड़ देंगे उसको, उल्टा करेंगे सब कुछ। विलोमीयता का गुण पाया जाता है इस उम्र में। और एक और बात देखो भाई, इसमें क्या है, सजीवता का गुण पाया जाता है बच्चे में। इस अवस्था में सजीवता का गुण पाया जाता है। सजीवता क्या भाई? कि कोई भी निर्जीव चीज है उसको सजीव मान लेंगे। जैसे कोई खिलौना है, उसको खाना खिलाएंगे बच्चे, कि पहले मैं अपने खिलौने को खाना खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। दूध पिलाएगा खिलौने को, ये क्या है? सजीवता। चांद को क्या है, वो बिल्कुल मामा बोलता है कि मेरा मामा है, यानी कि सजीवता दे देता है वो। तो हम यहाँ क्या कहेंगे भाई, सजीवता का गुण पाया जाता है कौन सी उम्र में? 2 से 7 वर्ष के बच्चों में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये था भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में हमने सब देखा। प्रत्येक देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, सही अनुपात वाला भी। सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता इस उम्र में। प्रतीकात्मक खेल खेलना ये भी पूछा गया, क्योंकि उदाहरण देकर पूछा जाएगा आपसे कि कोई बच्चा, देखो ऐसे पूछा जाएगा कि कोई बच्चा चोर पुलिस का खेल खेलता है, तो जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था का बच्चा है? तो फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है वो, क्योंकि प्रतीक के रूप में अपने आप को वो रखता है उसी जगह। और देखो फिर क्या है, सही चित्र नहीं बना सकता। आपने कुछ भी दिया भाई उसको उलट पुलट बनाएगा वो। और देखो विलोमीयता का गुण पाया जाता है, जो कहा जाएगा उससे उल्टा करेगा, विलोमीयता का गुण होगा। और सजीवता का गुण पाया जाता है, यानी कि अपने खिलौनों को खाना खिलाएगा। ये सजीवता का गुण है, वो क्या खा सकते हैं? निर्जीव है। तो ये सब है भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। अगली देखते हैं हम तीसरी फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लिखो इनको,
देखो भाई, तीसरी जो अवस्था है जिन पियाजे के अनुसार विकास की, वो है भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है भाई? मूर्त और अमूर्त। देखो पहले भी कई बार बताया है, आज फिर देख लो भाई। जो आप देख सकते हो, जो आपके सामने है, वो तो है भाई मूर्त, और जो आप देख नहीं सकते, जिसकी कल्पना करते हो, वो होता है अमूर्त। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब देखो भाई, ये 7 से 11 वर्ष की तक होती है भाई। अब यहां से देखो विशेषता देखेंगे इसकी विशेषता क्या है भाई? एक तो मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है भाई, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। उसमें क्या था? अतार्किक चिंतन था। इसमें क्या है विशेषता? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है भाई बच्चा, या आप इसको मूर्त चिंतन भी बोल सकते हो, कुछ भी आ सकता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है बच्चा। और दूसरी विशेषता क्या है भाई इसकी? कि सही अनुपात का अंतर करना सीख जाता है भाई इस अवस्था में। सीखता कब नहीं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और सही अंतर करना सीख कब जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सही अनुपात का अंतर सीख जाता है। और तीसरी विशेषता क्या है भाई फिर इसमें? कर्म, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लग जाता है। कर्म को, आकार को, भार को, क्रमबद्धता को, ये सब सीख लेता है भाई। और एक जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसे आरोही अवरोही क्रम को समझने लग जाता है भाई। आरोही अवरोही क्रम को समझने लग जाता है। अब देखो भाई, आरोही अवरोही तो आप समझते हो ना भाई, कहीं तो बड़े से फिर छोटा लगाना और छोटे से बड़ा, जो आप गणित में पढ़ते हो ना, मैथ में, वही है। वो अंतर करना सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि अब बच्चे की समझ विकसित हो गई है। वो मूर्त यानी कि जो सामने चीजें हैं उनको देखकर अनुमान लगा सकता है। अब अगला हम देखेंगे भी, अगली जो अवस्था है वो है भाई चौथी अवस्था, जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या उसी को कहेंगे अमूर्त। देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम कहेंगे भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो भाई, इसमें क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त, यानी कि अमूर्त जो सामने नहीं है उसकी भी कल्पना हम कर सकते हैं। इस उम्र के बच्चे कर सकते हैं भाई। अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। तो इसकी विशेषताएं लिखो भाई। सबसे पहली विशेषता तो लिखो भाई, अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। देखो समय देखो भाई, इसका 11 से 15 वर्ष है। 11 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे तो बड़े हो जाते हैं भाई, सब तरह का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। वो तो मूर्त भी अमूर्त भी। अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। पहली विशेषता तो ये भी, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरा भी, मानसिक विकास की सर्वोच्च, ऊपर लिखेंगे भाई, नीचे नहीं दिखेगा फिर। देखो जो मानसिक विकास की जो है भाई सर्वोच्च तक, शिखर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि निर्णय करने की क्षमता आ जाती है, स्मरण करने की, किसी चीज को याद करने की, और भाई कल्पना करने की, सब तरह की शक्ति विकसित हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। विशेषताओं में दूसरी लिखेंगे भाई कि
निर्णय शक्ति आ जाती है भाई। इस उम्र के बच्चों में क्या निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, या फिर आप बोल सकते हो भाई क्या मनन शक्ति का विकास हो जाता है भाई। तो देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निर्णय करने की क्षमता या स्मरण शक्ति बालक में कौन सी अवस्था में विकसित हो सकती है जीन पियाजे के अनुसार, तो कौन सी में, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगली देखो भाई इसकी विशेषता लिखेंगे हम, अंकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। देखो भाई कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये, अंकों का प्रारंभ बालक कब प्रारंभ करता है जीन पियाजे के अनुसार, तो कब प्रारंभ करता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अंकों का प्रयोग। क्योंकि देखो आरोही अवरोही वहां लिखा तो आप वहां कंफ्यूज हो सकते हो कि अंकों का प्रयोग तो वहां भी करता है, तो अंकों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। इसमें याद रखना है भाई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट आपके लिए। और देखो भाई और क्या है भाई, समस्या समाधान कर लेता है, ये भी कई बार पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार समस्या समाधान कौन सी अवस्था में करता है, तो कौन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समस्या समाधान करना प्रारंभ कर देता है। कोई समस्या आ गई तो समाधान कर सकता है उसका। और अगला देखिए भाई, अगली इसकी जो विशेषता है वो कार्य कारण को समझ लेता है भाई, कार्य और कारण को समझने लग जाता है। अब कार्य और कारण को कैसे, कि कार्य हम करते हैं तो उस किस कारण से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब समझ विकसित हो जाती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। और कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये था भाई हमने देखा भाई क्या, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। एक तो बताई हुई सबसे पहले तो क्या बताई हुई, संवेदना गामक अवस्था, या उसको आप कहेंगे संवेदी पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष उसका समय है, और उसमें शारीरिक क्रियाएं करता है भाई बच्चा, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी थी भाई फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या था कि बच्चा घर से आस पड़ोस में खेलने जाने लगता है, यानी कि थोड़ा सा सामाजिक विकास उसमें बच्चे का हो जाता है। और भाई बच्चा क्या है कि सही अनुपात, सबसे महत्वपूर्ण उसमें 2 बातें आपको याद रखनी है भाई, एक तो क्या प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है, और दूसरी बात क्या कि सही अनुपात की जानकारी नहीं होती। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो तीसरी अवस्था, उसमें बच्चे को क्या है भाई सही अनुपात का भी पता चल जाता है, और क्या वो मूर्त चीजों को देख कर आरोही अवरोही का ज्ञान लगा सकता है। जो उसके चीजें सामने रख दी तो छोटी बड़ी रख दी तो उनको वो जचा सकता है, बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, या पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी उससे, यानी कि इस तरह का ज्ञान विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। अब देखो भाई इसमें क्या है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि बच्चा समस्या समाधान करने लग जाता है, यानी कि पूर्ण विकसित हो जाता है, निर्णय ले सकता है, वो स्मरण कर सकता है किसी भी चीज को, और यदि कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान भी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात याद रखने भी, अंकों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ये कई बार देखा है मैंने, पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। ये था भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, जो आज हमने किया। ये लगाओ आप, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, हर परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि आपको अच्छी लगे हमारी क्लास तो हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई, और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।